खंडर। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था। मैं और मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम आज जंगल में कैंपिंग करेंगे। उस दिन रात काफ़ी गहरी और ठंडी थी। इस वजह से हमने कैंप फायर करके पूरी रात गाने गाने और डांस करने का प्रोग्राम बनाया। मैं और मेरे कुछ साथी कैंप फायर करने के लिए लकड़ियां लेने जंगल के घने इलाकों की ओर निकल गए। मैं निकला तो सभी के साथ ही था, लेकिन जंगल की खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हुए कहीं और दूर जा निकला। मैं जंगल की खूबसूरती में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं बाकी लोगों से काफ़ी दूर निकल गया हूँ। अचानक मेरी नज़र आसमान की ओर पड़ी तो मैंने देखा कि पूरा आसमान काले बादलों से भरा पड़ा था। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे थे और जोरों की बारिश होने लगी। अब मुझे बारिश से बचने के लिए कोई जगह चाहिए थी, लेकिन मेरे चारों ओर सिर्फ लंबे लंबे पेड़ और अंधियारा के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। अपने आप को बचाने के लिए मैंने पास में जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे जाके खड़ा हो गया। लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और बादल भी काफ़ी गरज रहे थे। इस वजह से मुझे वहाँ ज़्यादा देर रहना सही नहीं लगा। मैं यूं ही भीगता हुआ पूर्व दिशा की ओर चलता गया कि कोई घर दिख जाए और जहाँ मैं बारिश से बच पाऊँ। मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहा, डरा सहमा। कुछ दूर यूं ही चलते हुए मुझे दूर से रोशनी आते हुए दिखाई दी। जब मैं उस रोशनी के करीब गया तो मुझे लाल ईंटों से बनी बिल्डिंग दिखाई दी और ऐसा लग रहा था कि उस बिल्डिंग में काफ़ी सारे लोग हैं। मैं बिना सोचे समझे उस बिल्डिंग में घुस गया और घुसते हुए ही मैं एक खूबसूरत नर्स से जाके टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर के देखते हुए कहा, बहुत भीग गए हो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इतना कहते हुए उन्होंने लेफ्ट साइड में इशारा किया और कहा कि वहाँ एक स्टोर रूम है, वहाँ जाके तुम कहना कि सिस्टर जूलिया ने तुम्हें एक सूखा कपड़ा देने को कहा है। मैं सिस्टर जूलिया को देख के मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। उनकी खूबसूरती किसी मिस यूनिवर्स से कम नहीं लग रही थी। मेरी स्थिति को देख के सिस्टर जूलिया ज़ोरों से हंस पड़ी और कहने लगी, तुम अपना मुंह बंद कर लो वरना तुम्हारे मुंह में मच्छर घुस जाएंगे। मैं हल्के से सिर हिलाया और उनकी बताई दिशा में मुड़ गया और स्टोर रूम की ओर जाने लगा। मैं अभी 10 कदम ही चला हूँगा कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और मैंने अपने सामने आर्मी की वर्दी पहने एक लंबे चौड़े आदमी को पाया, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, जिसे देखकर उस युवक को हंसी आ रही होगी। उसने धीमे लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज़ में कहा कि मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश का आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे संतुष्ट किया। अब मैं धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था और मैंने कैप्टन विनोद से सिस्टर जूलिया की बातें बताई। यह बात सुनकर उनके होठों में एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर वो बोले, तो तुम सिस्टर जूलिया से मिल चुके हो? तो मैंने कहा, जी क्या मतलब आपका? कुछ नहीं, तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, चेंज कर लो वरना तुम्हें सच में ठंड लग जाएगी। मैं कैप्टन के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में जा पहुंचा। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे थे। कमरे के लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और सामने में एक सोफ़ा। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, 2 बड़ी बोतल ब्रांडी की और 2-3 पत्रिकाएं थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें
से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकाल कर मुझे दिया और कहने लगे कि बाथरूम में जाओ और इसे चेंज कर लो। मैं जैसे ही बाथरूम से चेंज करके बाहर निकलने लगा तो मेरी नज़र बाथरूम की दीवार पे पड़ी। पूरी दीवार खून की छींटों से भरी पड़ी थी। वह सब देखकर मैं डर गया और जल्दी से बाहर निकलने के लिए जैसे ही मुड़ा मेरी नज़र बाथरूम के आईने पे गई और जो आईने में मुझे दिखा उसे देखकर मैं चौंक गया। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे दिखा कि आईने में मेरा शरीर तो नज़र आ रहा है पर सर गायब था। यह सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे डर लगने लगा था और मैं हड़बड़ा के बाथरूम से निकला। मुझे इस तरह से बाहर निकलता देख कैप्टन विनोद ने हंस के कहा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अपना नाम ही नहीं बताया। फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए कैप्टन विनोद से कहा, सर आपकी बाथरूम की दीवार पूरी तरह खून की छींटों से भरी पड़ी हुई है। आपके बाथरूम का आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा है लेकिन मेरा सर गायब है। मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा यहाँ पे, मैंने साफ कह दिया और जाने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि कैप्टन विनोद ने अपने कड़े आवाज़ में कहा, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया है। मैंने अपनी सहमी आवाज़ में उनसे पूछा, क्या मतलब है आपका? कैप्टन विनोद ने कहा, मतलब चाहे जो भी हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें यहाँ के बारे में सब कुछ सच नहीं बता देता। क्या बताना चाहते हैं आप? वह जो आज तक कोई नहीं जान सका, वह मैं जान के क्या करूँगा, यह मैंने कहा। फिर मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दे। मैं डर कर यह बात उनसे कह रहा था। कैप्टन विनोद ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद की बातों में कोमलता थी और फिर उन्होंने कहा, आओ मेरे साथ इस सोफे पे बैठ जाओ। उनकी आवाज़ में काफ़ी पॉजिटिविटी थी, इसलिए मैं उनके बगल में जाके बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों के धोखे से इस हॉस्पिटल को अपना निशाना बनाया गया था। दुश्मनों के दो सैनिक हमारे सैनिक के भेष में हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। जब वह सैनिक घायल था तो हमारे सैनिकों ने उससे काफ़ी ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। सभी को लग रहा था कि दुश्मनों द्वारा वह मारा गया होगा, लेकिन जब अचानक अपने खोए सैनिक को हॉस्पिटल में सैनिकों ने देखा तब सब खुश हो गए थे। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उन 6 बेहरपियों सैनिकों को गेस्ट रूम में रहने की इजाज़त दे दी। अभी उस सैनिक का ऑपरेशन थिएटर में इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल खंडर में बदल गया। यह सब सोमेश ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने कहा कि लेकिन हॉस्पिटल तो बिल्कुल अच्छी हालत में है। कैप्टन विनोद ने मेरी बातों को अनसुना कर आगे की बात कहना जारी रखा। उस ब्लास्ट में कोई नहीं बचा। दीवारों पे जो खून की छींटें तुम्हें दिखाई दे रही हैं वो ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल स्टाफ के हैं। सोमेश ने फिर आश्चर्य से पूछा कि हॉस्पिटल तो बिल्कुल सही है, ये आप क्या कह रहे हैं? जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर एक अजीब सी लेकिन रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब भावों से भर गया।
मैं उनके चेहरे को देख के काफ़ी डर गया। फिर मैंने उनसे हिम्मत करके पूछ लिया कि आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए। यह सुन के कैप्टन विनोद काफ़ी ज़ोर से हंसने लगे और मेरी ओर देखते हुए कहने लगे, यह कहानी आज से 10 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। उन्होंने जो जो सब कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। चेहरे पे गीलेपन का एहसास जब काफ़ी ज़्यादा हुआ तो जैसे लगा कि मैं एक गहरी नींद से जागा हूँ। मेरे चारों ओर मेरे क्लासमेट और टीचर खड़े थे, जैसे सबको मेरे जागने का बहुत समय से इंतज़ार हो। आँख खुलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैं आश्चर्य से पूछा, क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में हाँ तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सब आ गए लेकिन तुम नहीं आए तो हम सब तुम्हें ढूंढने निकले थे। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती हुई दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन ने तुम्हें पीछे सीट पे सुलाए हमारे कैंप ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप में बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की लेकिन वह यह कह के चले गए कि उन्हें कोई ज़रूरी काम है और वो चले गए। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें सोमेशी बताएगा और इतना कह के वहाँ से चले गए। मैं सबकी ओर देखता हुआ पूछा, क्या उनका नाम विनोद था, कैप्टन विनोद था? तो सर ने कहा, उन्होंने अपना नाम कैप्टन विनोद ही बताया था। मैंने सबको उधर चलने को कहा जहाँ से जीप आती हुई दिखाई दी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए लेकिन मेरे बहुत ही कहने पर वो मान गए। सुबह होते हुए ही हम उधर की ओर गए लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ जो मैंने देखा वह देखकर मैं हैरान हो गया। जिस जगह पर कल 4 मंजिला हॉस्पिटल था आज वहाँ एक अधजला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पे लिखा हुआ था आर्मी हॉस्पिटल।